जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब ने अगले एहतजाज की तारीख अपने हाथ में ले ली है। अब वो एक फ़ाइनल कॉल देंगे, किस दिन देंगे, कैसी होगी कॉल, उस दिन क्या क्या किया जाएगा, इमरान खान साहब के जहन में क्या है, कौन सी तारीख होनी चाहिए, ये हम आपको आज के व्लॉग पर पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जनेवा के अंदर बाहर क्यों नहीं जा पा रहे, और जब वो सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो वहाँ पे लोग उनके साथ क्या सलूक करते हैं, और कौन सी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से अब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं निकल रहे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और स्मोग ने पूरे पंजाब का बिल को भट्ठा ही बिठा दिया है और लोगों की सांसें लेना मुश्किल हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रही। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस ले लिया है। अब स्मोक का इशू क्यों हल नहीं हो रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नया इशू पैदा हो गया है कि कौन सा जो केस है वो आईनी अदालत में जाना है और कौन सा आईनी अदालत का केस इस साइड पे आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गई है। ये पैरालाइज क्यों हुई है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस ये पैदा हो गया है कि आईनी बेंच अभी तक बने नहीं हैं और जो रूटीन के बेंचेस हैं उन्होंने काम करना ऑलमोस्ट बंद किया हुआ है। वहाँ जब भी कोई केस जाता है तो सबसे पहले वकला और उसके बाद जजेस ये सवाल उठाते हैं कि ये केस आईनी अदालत का है या फिर एक नॉर्मल अदालत का है, और वहाँ पे एक नया क्राइसिस पैदा हो जाता है। फिर समझ नहीं आती कि उस केस को आईनी बेंच पे भेजा जाए। अब अगर आईनी बेंच में भेजा जाए तो वहाँ बेंच है ही नहीं, और अगर उसे आईनी बेंच में नहीं भेजा जाता तो फिर उस केस का क्या किया जाए। लिहाजा जजेस लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केसेस हैं वो पाइल अप होते चले जा रहे हैं। पटिशन्स जो हैं उनका कोई तदारक नहीं हो रहा, उनका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। आज भी एक केस था, टैक्स से रिलेटेड केस था, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा दोनों उस बेंच का हिस्सा थे। और वहाँ पे जब केस की हेयरिंग स्टार्ट हुई तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक क्वेश्चन उठाया कि ये केस मुझे लगता है कि आईनी अदालत का है, इसे आईनी बेंच में जाना चाहिए, ये हमारे बेंच में इस केस की हेयरिंग नहीं होनी चाहिए। जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब तक आईनी बेंचेस का फैसला नहीं होता तो क्या उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा? क्या हम एक गैर आईनी अदालत हैं या हम एक गैर आईनी बेंच हैं? तो ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि आईनी बेंच कौन से हैं और गैर आईनी बेंच कौन से हैं। और इस क्राइसिस के बाद फिर एक लंबी तारीख दे दी गई उस केस के लिए। और ये सिर्फ एक मिसाल है, जबकि ऐसे इस वक्त तक सैकड़ों केसेस हैं जिनका अभी फैसला नहीं हो पा रहा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी ये सवाल उठाया जाता है कि ये केस आईनी बेंच का है या फिर एक इसको नॉर्मल बेंच है सुनेगा, तो वहाँ पे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। अब जो आईनी बेंचेस हैं उसकी पहली मीटिंग आज हुई है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, और उसमें कुछ फैसले हुए हैं कि ये कम से कम जो बेंच है वो 5 रुकनी होगा और उसके अंदर कौन कौन से जजेस होंगे ये फैसला हुआ है। फिर कलर कोडिंग की जाएगी केसेस वगैरह की, और ये भी उस एलामिये में जारी किया गया कि जो पिछली मीटिंग थी 6 नवंबर की, वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की गैर मौजूदगी की वजह से नहीं हो सकी थी। और अब ये जल्द मुलाकात और जल्द एक मीटिंग होगी जिसके बाद हर चीज़ तय हो जाएगी और सारे जो SOPs हैं उसके बन जाएंगे। लेकिन ये क्राइसिस बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है, तो ये गवर्नमेंट ने अपना क्राइसिस ख़त्म करते करते एक नया क्राइसिस पैदा कर दिया। और मुझे नहीं लगता कि ये क्राइसिस इतनी जल्दी समेटा जा सकेगा, क्योंकि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आखिरी अदालत है। सारे केसेस सिविल कोर्ट से होते हुए उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं, हाई कोर्ट से होते हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केसेस पाइल अप हो जाएंगे, जब वहाँ पे अंबार लग जाएगा, तो फिर सारे चीज़ों को सेटल करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो इसके लिए एमरजेंसी में मेरा ख्याल है कोई फैसला करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्लैप्स कर जाए और उसके बाद उसको रीस्टार्ट करने में बहुत टाइम लग जाए। तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अलर्ट होना चाहिए, जजेस के पास बैठना चाहिए जाके, और जो जजेस हैं उन सबको भी मिलके इसका फ़ैसला कर लेना चाहिए ताकि जो बिज़नेस एज़ यूजुअल है वो चलना शुरू हो। आज का जो दूसरा इशू है स्मोग है। स्मोग इस वक्त लाहौर है, लाहौर से लेकर रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद तक फैली हुई है। इस्लामाबाद में कभी स्मोग नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से इस्लामाबाद के अंदर भी आसमान नज़र नहीं आ रहा, ना सूरज नज़र आ रहा है और स्मोग है। पहले लोग ये समझ रहे थे शायद बारिश की वजह से ऐसा माहौल है,
बल्कि बादल दूर दूर तक नहीं है, बारिश दूर दूर तक नहीं है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर स्मोक का बाकायदा एक डेरा लगा हुआ है और यलगार है इस्लामाबाद के ऊपर। आप जब बाहर निकलते हैं तो हर तरफ आपको धुंध नज़र आती है। और अगर आप एरियल व्यूज़ लें लाहौर से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक, तो आपको हर जगह स्मोक के पैचेस नज़र आते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि थिक किस्म का धुआं है जो दिल्ली से लेके अमृतसर तक और अमृतसर से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके फिर इस साइड पे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद है उस तरफ आ रहा है। और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा है, जिसमें ओकाड़ा शामिल है, जिसके अंदर मुल्तान शामिल है, जिसके अंदर डेरा गाजी खान शामिल है और जिसके अंदर राजनपुर भी शामिल है। बड़ी दिलचस्प बात है कि राजनपुर तक आपको इस वक्त स्मोक नज़र आ रही है। तो ये अगर स्मोक इस तरह फैलती चली गई तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में पूरा पाकिस्तान नवंबर और दिसंबर और जनवरी 3 महीनों के अंदर आसमान नहीं देख सकेगा या सूरज नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर 25 करोड़ आबादी है टोटल, तो इस पूरे इलाके की जो आबादी बनती है वो 17-18 करोड़ आबादी बनती है। तो 17-18 करोड़ आबादी जो है वो स्मोक का शिकार हो जाएगी और उससे ज़ाहिर सांस लेना लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ये मसला ज़ेरे समाअत था और जज साहब ने कहा कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने कहा जी कि मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि किसी जगह ट्रैफिक पुलिस नहीं है और हम अगर गाड़ियों पर पाबंदी लगा देते हैं तो गाड़ियां एक इसमें कोई शक नहीं है कि स्मोक पैदा करती हैं, लेकिन मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा स्मोक पैदा कर रहे हैं। और ये जो मेंटेनेंस वाले मोटरसाइकिल हैं जिनको मेंटेन नहीं किया गया, जो इल मेंटेन्ड है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ट्रैफिक पुलिस किसी को रोक नहीं रही, ना वो पुरानी गाड़ियों को रोकती है, ना वो पुराने जो ट्रैक्टर्स हैं उनको रोकती है, ना पुराने ट्रकों को और बसों को रोका जाता है और ना ही पुराने मोटरसाइकिल जो स्मोक पैदा कर रहे हैं या धुआं पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाता है। तो एसओपीज़ जो हैं वो अगर बने हैं तो उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, जो इस वक्त वाकई क्राइसिस है। और मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मिल के एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में स्मोक से बचाया जा सके। अगर हम ये एफर्ट नहीं करते, एसओपीज़ नहीं बनाते, उन एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं करते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आने वाले सालों में रहने के काबिल रहेगा। यहाँ आधी से ज़्यादा आबादी बीमार हो जाएगी और एक बीमार पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो सर्व कर सकेगा। तो हुकूमत पाकिस्तान को इमीडिएटली पॉलिसी बनानी चाहिए और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जर्मनी की मदद लें। वहाँ पे कभी स्मोक होती थी, उन्होंने ख़त्म कर लिया। लंदन के अंदर स्मोक सबसे पहले पैदा हुई थी और उसने तबाही फैला दी थी वहाँ पे। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद तो एक वर्स्ट किस्म का फेज़ आया था लंदन के अंदर, जहाँ पे हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था और इवन जो बकिंगम पैलेस था वो भी लोगों को नज़र नहीं आता था। ये सूरत हाल उस वक्त हो गई थी और एक बार मलका बाहर निकली तो वो सड़क तक नहीं पहुंच सकी थी और उसके बाद इमरजेंसी में बहुत सारे मैयर्स लिए गए और बिल आखिर लंदन को फिर स्मोक फ्री किया गया। अब लंदन मुकम्मल तौर पे स्मोक फ्री है। आप इस मौसम में वहाँ पे जाते हैं तो आपको कोई किसी किस्म का क्राइसिस वहाँ पे नज़र नहीं आता, या धुआं आपको नज़र नहीं आता, ना धुंध आपको नज़र नहीं आती। सेम इसी तरह चाइना के अंदर जो शंघाई है, शंघाई में 3 साल के अंदर गवर्नमेंट ने स्मोक ख़त्म की थी, जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इससे पहले किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हुआ, किसी शहर के अंदर इस तरह नहीं हुआ कि 3 साल के अंदर आपने एक शहर को मुकम्मल तौर पे ग्रीन कर दिया हो या क्लीन कर दिया हो। तो मेरा ख्याल है चाइना से हम मदद ले सकते हैं इस सारे मामले में। तो बहुत सारे मिसालें हैं जिसके अंदर हम मैक्सिको की मदद ले सकते हैं। मैक्सिको के अंदर भी ये क्राइसिस था, लेकिन मैक्सिकन गवर्नमेंट ने भी इस मसले को हल कर लिया। तो स्मोक दुनिया में पहली मरतबा नहीं आई, दुनिया में इससे पहले स्मोक आ चुकी है और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो इस क्राइसिस का शिकार रही हैं और उन्होंने अल्टीमेटली इस क्राइसिस को ख़त्म कर लिया। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पंजाब गवर्नमेंट को इमीडिएटली वो सारे मॉडल्स निकालने चाहिए और फिर उन मॉडल्स के ऊपर सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए। पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ पे जब भी कोई क्राइसिस पैदा होता है तो गवर्नमेंट उसके पीछे दौड़ पड़ती है और सिर्फ डंग टपाव करती है, यानी वो साल गुजार देती है और उसके बाद फिर उस क्राइसिस का कोई हतमी नतीजा नहीं निकालते, एक हतमी हल नहीं निकालते। अगले साल वो मसला पहले से बड़ा होकर सामने आ जाता है। आप डेंगू को ले लें कि डेंगू को इतना अरसा हो गया लेकिन हम इसे ख़त्म नहीं कर सके आज तक, और यही वजह है उसकी कि हम सिर्फ अपना एक मौसम गुजारते हैं और ये सारा इशू अगली गवर्नमेंट के हवाले कर जाते हैं और ये समझते हैं कि अगली आने वाली गवर्नमेंट जाने और उसका ये मसला जाने। हम मुस्तकिल हल नहीं निकालते, हमें एक मुस्तकिल हल इसका निकालना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। वरना ये जो क्यास है, ये जो कन्फ्यूजन है, इस टाइप के जो बहरान के ऊपर बहरान पैदा होते चले जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान फिर रहने के काबिल रहेगा। तो खुदा खौफी करें
और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन लेने के बजाय मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा के साथ जिनेवा फिर रही हैं, जबकि कम से कम एक मरियम तो यहाँ पे होती कि वो इस क्राइसिस को संभाल लेती। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर एनवायरनमेंट की मिनिस्टर हैं, तो जब एनवायरनमेंट की मिनिस्टर ही यहाँ पे नहीं है और चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद खुद अंदाज़ा लगाएं कि सूबा फिर कैसे चलेगा, अल्लाह के आसरे पे चलेगा। अब क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा का मामला आ गया तो हम जनेवा में आपको ले चलते हैं। जनेवा के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब जब भी बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई उनको टक्कर जाता है। सबसे पहले जब वो जनेवा एयरपोर्ट जा रही थी या जनेवा जा रही थी तो उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे और उन सब का ख्याल ये था कि जब मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे तो हम उन्हें यहीं पे पकड़ लेंगे और यहीं पे उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे, यहीं पे उनके खिलाफ वीडियोस बनाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो वहाँ से निकल गए और उसके बाद जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त आपने देखा कि वो अपने तमाम स्टाफ के साथ मियां नवाज शरीफ साहब वो मरियम नवाज साहिबा बाहर निकले और वहाँ पे किसी खातून ने वीडियो बना ली और वीडियो उसके बाद बहुत वायरल हुई। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 लोगों ने खड़े होकर एक जगह पे वीडियो बना के उसका बदला लेने की कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है एक क्राइसिस है और इस वक्त जनेवा के अंदर सूरत ये है कि मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको ख़तरा है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई पाकिस्तानी किसी न किसी जगह से हमें टक्कर जाएगा और फिर एक वीडियो बनाई जाएगी और उस वीडियो को फिर वायरल किया जाएगा। ये जो सूरत हाल है इसके 2 पहलू हैं जिसके ऊपर गौर करना ज़रूरी है। पहला पहलू तो ये है कि ये सारा कारनामा इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने लोगों के दिलों में इस कदर नफरत भर दी है और लोगों को इस कदर टारगेट कर लिया है कि जब कोई शख्स इनका हदफ बाहर निकलता है तो लोग उसके साथ ये सलूक करना शुरू कर देते हैं। 2014 से मुसलसल कैंपेन की जा रही थी। 10 साल कैंपेन का ये नतीजा निकला है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब या पूरी शरीफ फैमिली जो है उसको लोगों ने चोर समझना और चोर कहना शुरू कर दिया है। और उसके जवाब में जब उनसे पूछा जाता है कि इन लोगों ने क्या चोरी की है तो जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी खान ने कह दिया था तो अब ये चोर ही हैं। तो उसके बाद ज़ाहिर है किसी के पास ना कोई जवाब है, ना कोई दलील है, ना किसी के पास कोई सबूत है, ना कोई प्रूफ है, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सोसाइटी के अंदर एक खौफनाक किस्म की पोलराइजेशन है। पूरी सोसाइटी डिवाइड है। चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कंप्लेन की, उन्होंने कहा जी मेरे दफ्तर के लोग आपस में लड़ पड़े और उन्होंने एक दूसरे का सर खोल दिया। तो मैंने पूछा कि क्यों? कहने लगा जी एक आदमी जो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे थे। इन दोनों के दरमियान तकरार हुई और तकरार हाथापाई पे पहुंची और हाथापाई जो थी एक दूसरे के सर खोलने पे चले गए। तो एक शख्स ने गमला उठा के दूसरे के सर में मार दिया और वो जिसके सर में गमला लगा है वो आईसीयू में इस वक्त, और दोनों गरीब लोग हैं, दोनों 30-30 हज़ार रुपये के मुलाजमीन हैं। तो उसने कहा जी ये सूरत हाल होगी सोसाइटी के अंदर, और वाकई ये सोसाइटी के अंदर ये सूरत हाल हो गई है। लोग दूसरे को मशकूक नज़रों से देखते हैं और अगर वो अपने कोई नज़रियाती किस्म के या सियासी किस्म के ख्यालात का इजहार कर ले तो उसके बाद दिंगा मुश्ती शुरू हो जाती है। तो ये इमरान खान साहब का कारनामा है, ये है उस कैंपेन का नतीजा जो इमरान खान साहब ने चलाई। लिहाजा सोसाइटी हर जगह पे डिवाइड हो गई है। अब कोई शख्स भी बाहर निकलता है तो उसके साथ यही किया जाता है। आप काजी फायज़ साहब के साथ देख लें, उनके साथ क्या हुआ, जनरल बाजवा साहब के साथ क्या हुआ और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो रहा है। उससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था। और आने वाले दिनों में जब ये लोग इक़्तिदार से फारग होंगे, बाहर निकलेंगे तो इनके साथ क्या होगा, खुद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग किसी और जगह नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़ है, दूसरा जो पहलू वो ये है कि मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी शरीफ फैमिली को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस किस्म की जो सूरत हाल होती है वो अल्लाह की पकड़ भी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जब आपकी इज़्ज़त को बेइज्जती में कन्वर्ट कर देता है तो उसके बाद ये सूरत हाल होती है कि आप क्लिनिक नहीं जा सकते, आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं जा सकते, आप किसी एयरपोर्ट में नहीं जा सकते, आप गाड़ी से अपना मुंह बाहर नहीं निकाल सकते, आप किसी ट्रेन में सवार नहीं हो सकते, आप कोई आम एयरलाइन के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अब आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपको खुसूसी जहाज़ पे ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि किसी आप अगर एयरलाइन के किसी जहाज़ के अंदर किसी फ़्लाइट में पाए गए तो वहाँ पे भी आपके साथ यही सलूक होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बल्कि पूरी शरीफ फैमिली को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये अल्लाह ताला की पकड़ भी महसूस होती है कि जब आपने किया कुछ नहीं है या आपके पास सब कुछ मौजूद है और आप मामलात को सही तरीके पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आपको हेट कर रहे हैं, तो ये जो हेट है ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकती है। तो एक इमरान खान पहलू है, दूसरा मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला की को पकड़ है जिसके अंदर इस वक्त शरीफ फैमिली बुरी तरह पकड़ी गई है।
तो मियां नवाज शरीफ साहब को सोच के जो अपने पुराने मामलात हैं उनको रिकॉल करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला आपकी सुन ले और कम से कम ये जो बेइज्जती है फुटपाथों वाली, ये तो इख्तिताम पजीर हो कि जब आप इंग्लैंड जाते हैं तो लोग आ जाते हैं, जब आप अमेरिका जाते हैं तो लोग आ जाते हैं, जब आप जनेवा जाते हैं तो लोग आ जाते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से आज एक ट्वीट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पे। उस पर कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने फ़ैसला किया है कि मैं फ़ैसला करूँगा कि अगला जो एहतजाज होगा वो कब होगा। वो एक लंबा एहतजाज होगा। मेरे लोग जब निकलेंगे तो अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, वो अपनी रज़ाइयाँ साथ लेके आएंगे, वो अपने चूल्हे साथ लेके आएंगे, वो अपने खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेके आएंगे। साथ उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पूरी पार्टी को कह दिया है, तमाम MNAs MPAs और तमाम लीडरशिप को ये कह दिया है कि वो तैयारी कर लें। वो तैयारी करेंगे तो उसके बाद मैं एक हतमी डेट दूंगा, ये फाइनल डेट होगी। अब वो फाइनल डेट कौन सी हो सकती है? मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 16 दिसंबर वो तारीख हो कि जब वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दें। अब 16 दिसंबर जो है उसकी रिजेंबलेंस क्या है? वो दिन था जब ढाका फॉल हुआ था और बांग्लादेश बन गया था और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये जो एहतजाज का सिलसिला है इसको या तो इतना फैलाया जाए कि ये 16 दिसंबर तक चला जाए, या फिर 16 दिसंबर को एक हतमी तारीख दी जाए और उसको पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाला जाए और ये साबित करने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान के अंदर 1971 जैसे हालात हो गए हैं और अब अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है तो फिर हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर कोई ऐसे इकदाम करें कि जिससे पाकिस्तान बच सके। और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो ये है कि ये इसी नवंबर के महीने में तीसरे हफ्ते में या फिर नवंबर के महीने के इख्तिताम से थोड़ा पहले इमरान खान साहब एक कॉल देंगे और वो कॉल लंबी होगी, वो 1 2 दिन 4 दिन की नहीं होगी और उसे वो खींच के 16 दिसंबर तक लेके जाएंगे और उनकी पूरी कोशिश है कि 16 दिसंबर तक कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर हो जाए। इस बार इमरान खान साहब पूरी तैयारी के साथ आ रही हैं, बात दुरुस्त है। और उन्होंने मुख्तलिफ अपने पैगाम रसां जो हैं उनके ज़रिए पूरी पार्टी को वार्न कर दिया है कि इस बार आप सब ने निकलना है और ये आखिरी कोशिश है और अगर ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर मैं चुप करके जेल में रहूँगा और तो फिर आप सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ है। ये इमरान खान साहब ने वार्निंग सबको दे दी है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब कौन सी तारीख देते हैं और इनके जो वर्कर्स हैं और इनके जो लीडर्स हैं वो क्या तैयारी करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि हालात बहरहाल इतने फेवरेबल नहीं हैं। स्मोक भी है और आने वाले दिनों में सर्दी भी शिद्दत अख्तियार कर लेगी और अगर शदीद सर्दी हो गई और स्मोक हो गई तो वर्कर्स फिर कैसे निकलेंगे? इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास भी होगा। इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग में मुलाकात होगी।